हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि फूड रिसोर्सेज में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इसी के बेसिस में हमारे टॉपिक भी चल रहे हैं। अब हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करके पढ़ रहे हैं। आपको ध्यान उन चीज़ों पे देना है कि इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। हो सकता है बेसिक से जो आपने कहा कि आपके जो फूड रिसोर्सेज हैं उनके बारे में आपसे कुछ पूछ लिया जाए। फूड रिसोर्सेज आपके बेसिकली प्लांट और एनिमल से रिलेटेड आएंगे, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि आपने कहा क्रॉप प्रोडक्शन से जो बेसिक से क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ क्रॉप आ सकता है, या किसी पर्टिकुलर क्रॉप का नाम लेकर के आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस सीजन में बोई जाती है, या जस्ट अपोजिट हो सकता है कि सीजन का नाम दे दिया कि इस सीजन में कौन सी क्रॉप यहाँ पर बोई जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे, ये हमारे टॉपिक्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, फूड प्रोडक्शन क्या है, बेसिक सी चीजें हैं। फूड सोर्सेस हमारे क्या हैं, बेसिक सी चीजें हमारे पास यहाँ पर आती हैं। वो कौन से फैक्टर हैं जो एक सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, जो हमें जाननी जरूरी है, तो वो हमारे पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉप। जो आपने, जैसे हमने कहा था जब हम क्लास 8 में थे, तो हमने क्लास 8 में जो चैप्टर पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये टॉपिक हमने वहाँ भी पढ़े हुए हैं। अगर आपने ध्यान दिया है तो आपको ये चीज़ें समझ में यहाँ पर आ रहे होंगे। टाइप्स ऑफ क्रॉप में हमने देखा है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पहले ही आना चाहिए कि चैप्टर में आप क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं वो तो हमारे टॉपिक चल रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं उसका आंसर ये है। क्या आवश्यकता है इस चैप्टर को पढ़ने की है, क्या आवश्यकता है यहाँ पर आपने कहा जो क्रॉप प्रोडक्शन है उनमें इम्प्रूवमेंट की क्या जरूरत है, इसके बारे में हमने देखा यहाँ पे। तो हमने कहा अभी तक हमने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं, तो हमने कहा हमने ग्रीन रिवोल्यूशन और व्हाइट रिवोल्यूशन यहाँ पर देखा है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, बाकी आपके पास एक टेबल आती है, ये टेबल इंपॉर्टेंट भी है, ये हमेशा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमें इतना तो पता होना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं, जो भी हमारी डाइट में जो भी फूड यहाँ पर है, उसमें क्या चीज़ें पाई जा रही हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट यहाँ पर पाया जा रहा है, जिसके बारे में इस टेबल में आपको बताया गया है। आगे बात करते हैं, आगे टाइप्स ऑफ क्रॉप जो अगेन हमारे पास आए हैं। अब देखो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। अभी तक तो पारंपरिक खेती के बारे में हमने बात की, हमने कहा हम क्रॉप वैरायटी में इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़ा था जीन। क्या होता है जीन, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने जीन के बारे में बात की थी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो हम जल्दी से यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे कि हमने क्या चीजें पढ़ी हैं। हमने कहा कि स्टार्ट कहाँ से किया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म बना है सेल से मिलकर के, चाहे वो प्लांट हो, वो एनिमल हो, वो कोई भी माइक्रोब्स हो। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, इट मीन्स कि हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर। हमने कहा हर एक बना है सेल यानी कि कोशिकाओं से। हर एक में क्या पाया जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मोस्टली डीएनए होता है। तो हमने जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है, डीएनए का स्ट्रक्चर हमने देखा, तो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। हमने कहा डीएनए का कोई एक ऐसा सेगमेंट, डीएनए का कोई एक ऐसा सेगमेंट जो बनाता है आरएनए, और आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने कहा कोई भी कैरेक्टर है उसके लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारे पास आया हमारा कैरेक्टर। एक चीज तो हमने ये कही थी। दूसरी चीज हमने यहाँ पर दो प्लांट बनाए थे, अगर आपको ध्यान होगा तो दूसरी चीज हमने क्या किया था, यहाँ पर एक प्लांट ये था, एक प्लांट तो ये है, और एक प्लांट हमारे पास ये आता है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, सीड है, सीड है, ये इसके सीड है। अब हमने कहा दोनों में डिफरेंस क्या देखा, एक डिफरेंस तो हमें यहाँ पे इमेज में ही समझ आ रहा है कि एक में कम सीड है, एक में ज्यादा सीड है, यानी कि ये कम पैदावार करता है, ये ज्यादा पैदावार करता है। तो एक तो है यहाँ पे पैदावार का या प्रोडक्टिविटी का, कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्टिविटी, वो ज्यादा है, ये क्या होगा, ज्यादा के लिए होगा, और इसकी प्रोडक्टिविटी इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। दूसरा हमने कहा डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है
वो इसकी क्या है, ज़्यादा है। डिजीज रेजिस्टेंस को शॉर्ट में मैं लिखूंगी डी फॉर डिजीज, आर फॉर रेजिस्टेंस, तो वो कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इसके डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी की बात करूँ तो वो क्या है, कम है। ठीक है, दोनों के कैरेक्टर अगर हम देखें तो हमने कहा इसमें प्रोडक्टिविटी का कम होना या इसमें प्रोडक्टिविटी का ज़्यादा होना, ये भी एक गुण है। इन गुणों के लिए भी कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कि हमने बोला था कि जो डीएनए है, डीएनए के अलग अलग सेगमेंट जो होते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने बोला था कि जो डीएनए है उसमें कितने जीन होते हैं, हमने कहा बहुत सारे जीन होते हैं, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर हैं उनके लिए कोई ना कोई जीन यहाँ पे उत्तरदायी होगा। तो ऐसे ही हमने कहा कि डीएनए के अलग अलग जो सेगमेंट होते हैं उनसे अलग अलग जीन आपके क्या होते हैं, यहाँ पर जीन होते हैं, इनके अलग अलग सेगमेंट अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और उन्हें हम जीन नाम यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, अब हमने कहा ठीक है, ये जो कैरेक्टर है इसमें डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी का होना ज़्यादा अच्छा होना, यानी कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना क्या है, ये भी इसके जीन पे रिस्पॉन्सिबल करता है। या आपने कहा इसमें जो पैदावार है वो कम हो रही है, इसकी पैदावार कम कैसे हो रही है, इसकी फली छोटी है, इसकी फली बड़ी है। आपने कहा इसकी छोटी फली जो है उसके लिए भी इसका जीन उत्तरदायी है, उसमें ऐसा ही जीन बन रहा है जिसमें छोटी फली होती है, इसमें ऐसा जीन बन रहा है जिसमें बड़ी फली होती है। लेकिन इसमें आपने कहा डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम है इसमें, इसका मतलब इसका वैसा ही जीन है। तो एक जीन पैदावार के लिए होगा, प्रोडक्टिविटी के लिए होगा, एक जीन क्या होगा यहाँ पर डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी के लिए होगा। सेम इसमें भी क्या होगा कि एक जीन आपने कहा पैदावार के लिए है, प्रोडक्टिविटी के लिए है, एक डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी के लिए है। तो प्लांट में आपने कहा अगर हम प्लांट की हाइट की बात करें कि ये थोड़ा लंबा पौधा है, ये छोटा पौधा है, इसके लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आपने कहा कि हर एक कैरेक्टर में कि ये जो प्लांट है इसके जो गुणधर्म है, ये दिखने में कैसा है, इसकी हाइट कैसे है, ये कैसे बीज बनाता है, ये कितने मात्रा में बीजों को उत्पादन करता है। आपने कहा हो सकता है इसके बीज छोटे होंगे, इसके कैसे होंगे, मोटे होंगे, या इसके मोटे हैं या इसके छोटे हैं। तो बीजों का साइज, बीजों का नंबर, प्लांट की हाइट, जितनी भी कैरेक्टर है उन सभी के लिए क्या है, आपने कहा डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। और आपने कहा डीएनए के कुछ वो सेगमेंट जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको हमने क्या नाम दिया है, जीन। तो हम ये कह सकते हैं कि जीन क्या होते हैं, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर हम डायरेक्टली कहें तो। ठीक है, डायरेक्टली यानी कि हमने शॉर्ट में बोला कि जीन जो होते हैं वो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी ये तो प्रोसेस है कैरेक्टर के एक्सप्रेशन की, ये तो पूरी प्रोसेस है कि जीन से क्या बनेंगे, आरएनए, आरएनए से प्रोटीन यहाँ पर बनेगा। जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए या पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, यानी कि डीएनए के खंड हैं। ये चीज समझनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हर एक कैरेक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। और आपके सामने जो दो प्लांट यहाँ पर आते हैं, हमने कहा इनमें जो भी कैरेक्टर आप देख रहे हैं वो जीन की वजह से यहाँ पर क्या है, जीन की वजह से आप इन कैरेक्टर्स को देख रहे हैं। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में ही हमने बात कही थी कि क्या होगा, अब हमें तो दोनों चीजें चाहिए और वो एक ही प्लांट में चाहिए। हमने कहा हमें ज्यादा पैदावार भी चाहिए, लेकिन हमें ऐसा भी प्लांट चाहिए कि जो डिजीज रेजिस्टेंट हो। जैसे कि अगर हम ये अलग अलग नस्लें हैं, इतना तो आप समझते हैं, अलग अलग वैरायटी हैं। आप कोई भी यहाँ पे फसल ले लेंगे, हम धान या गेहूं कुछ भी हम ले लेते हैं, हमने कहा ये अलग किस्म है धान की, ये अलग किस्म है धान की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही किस्म में अलग अलग प्रकार के पौधे आपको मिलेंगे। ठीक है, आपने कहा ये जो किस्म है इसमें सारे पौधे ऐसे होंगे कि जिनकी फली बड़ी होगी, ये जो किस्म है इसमें सारे पौधे ऐसे होंगे जिनकी फली छोटी होगी। ठीक है, अब हमने कहा अगर हम सिर्फ इसी किस्म को उगाते हैं तो इसमें पैदावार तो ज़्यादा है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी जो बीमारियां हैं वो लग जाती हैं और इसमें पूरी की पूरी फसल खराब होने के चांसेस रहते हैं, कभी कभी पूरी फसल भी खराब हो जाती है। ठीक है, तो पैदावार तो है, लेकिन वो तब है जब ये क्या हो सके, सरवाइव कर सके। अगर हम इसी को उगाते हैं तो ये सरवाइव तो कर जाएगा इसमें, क्योंकि डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी है, लेकिन आपने कहा ये पैदावार बहुत कम दे रहा है, उत्पादन हमें कम मिल रहा है। तो क्या हम ऐसा करें, एक ऐसा पौधा प्राप्त करें जो हमें ज़्यादा पैदावार भी दे और जिस पर किसी पेस्ट, किसी इंसेक्ट, किसी फंगल डिजीज का कोई असर भी ना पड़े। इन शॉर्ट हम चाहते हैं कि इसके और इसके कैरेक्टर यहाँ पर मिक्स हो जाएं। ठीक है, इसके और इसके कैरेक्टर मिक्स हो जाएं, उसके दो मेथड हमारे पास यहाँ पर आते हैं। ठीक है, दो मेथड कौन कौन से आएंगे हमारे पास, तो हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, एक ओवरव्यू लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अगर आपको ध्यान होगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हमने बात की थी। हाइब्रिडाइजेशन सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मिक्सिंग होती है, यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों की मिक्सिंग आपने करा दी है। तो सबसे पहले तो हम क्रॉसिंग मेथड पे जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि आपको क्रॉस करके बताया गया है। हमने कहा दो अलग अलग प्लांट हमारे पास है और हमें क्या करना है, इन दोनों के कैरेक्टर्स को जब एक साथ लेकर के आना है तो उसके दो मेथड हमारे पास आते हैं। पहला मेथड हम क्रॉसिंग करके देखेंगे। हमने कहा क्रॉसिंग का मतलब सबसे पहले क्या होता है, ये एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है, कोई भी पौधा लगा लीजिए, हम किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगा, फ्लावर होगा। ठीक है, ये दूसरा पौधा हमारे पास आता है, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, ये दो हम इन्हीं को ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं। हमने कहा इसमें जो पैदावार है, जो प्रोडक्टिविटी है, P4 प्रोडक्टिविटी वो ज़्यादा है और डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी इसकी कम है। इसमें अपने का जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पे कम है, लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी क्या है इसकी, अच्छी है, यानी कि ज़्यादा है। ठीक है, नीचे का जो एरो है वो कम को बताता है, ऊपर का जो एरो है वो ज़्यादा बताता है। अब हमने कहा इन दोनों के कैरेक्टर अगर हमें एक में लेकर के आने हैं तो हम यहाँ पर कराते हैं क्रॉसिंग। जो टर्म हमने यहाँ पर देखा था क्रॉसिंग, हमने कहा हम यहाँ पर क्या कराएंगे, क्रॉसिंग कराएंगे। कैसे होती है क्रॉसिंग, इसके लिए आपने एक चैप्टर पढ़ा है क्लास 7th में, आपने एक चैप्टर पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। और रिप्रोडक्शन के बारे में आप पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पर हमने कहा कि रिप्रोडक्शन सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसमें एक नया जो इंडिविजुअल है उसका फॉर्मेशन होता है। प्लांट में जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने बात की थी यहाँ पर जो लैंगिक प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन की, ठीक है। लैंगिक प्रजनन में दो पौधे शामिल होते हैं, दो पौधों का मतलब दो जनक शामिल होते हैं यहाँ पर, और दो पौधों के बीच में आपने कहा क्रॉसिंग होती है। क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपको कुछ चैप्टर याद होगा तो इसमें हम करते क्या है, देखो क्रॉसिंग का मतलब सबसे पहले समझते हैं फ्लावर से, ठीक है। हमने कहा हम फ्लावर को बनाते हैं, तो एक प्लांट का फ्लावर और उसके पार्ट ये हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो आपसे पूछा जाता है कि किसी पौधे का लैंगिक भाग क्या है, आपने कहा फूल है, फ्लावर है, और उसी फूल में आपने कहा मेल और फीमेल पार्ट दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा है, पूरे पार्ट नहीं बना रहे, सिर्फ फ्लावर बना रहे हैं, ठीक है। ये एक प्लांट है और ये आपके पास आता है दूसरा प्लांट। क्रॉसिंग का मतलब अभी हम समझ रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग का मतलब समझ रहे हैं। तो हमारे पास दो प्लांट हैं, कौन से प्लांट, ये सेम दो प्लांट हैं। इसकी प्रोडक्टिविटी हमने कहा ज़्यादा है, इसकी प्रोडक्टिविटी हमने यहाँ पे स्पेस चाहिए, और इसकी प्रोडक्टिविटी हमने कहा कम है। डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी इसकी क्या है, कम है, और इसकी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज़्यादा है। अब याद आ गया, क्रॉसिंग का मतलब ये है इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक साथ एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। एक दूसरे के साथ कैसे मिक्स होगा, सबसे पहले हमने कहा यहाँ पे गैमेट बनते हैं। हर सेल जो है वो 2n होती है, ठीक है। जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स का मतलब क्या हुआ कि जो वेल डेवलप्ड प्लांट जो होते हैं, जो हायर प्लांट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो सेल होती है वो 2n होती है। 2n का मतलब क्या होता है, 2n को हम डिप्लॉइड कहते हैं। डिप्लॉइड का मतलब होता है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और एन का मतलब होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 10 है,
तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 5 होता है। फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 20 है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्लांट सेल में जो नॉर्मल प्लांट सेल्स होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, 2n होती हैं, एक्सेप्ट वन सेल जो कि हमने ह्यूमन में भी पढ़ी थी। यहाँ पर जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट कैसे बनते हैं, यहाँ पे हैप्लॉइड बनते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बने गैमीट। ठीक है, ये गैमीट बने यहाँ पर। अब ये क्या, कौन से गैमीट है, ये मेल गैमीट बने हैं। सेम हम एक में मेल गैमेट और एक में फीमेल गैमेट बना करके चलेंगे क्योंकि चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन नहीं है तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। और एक में बनते हैं यहाँ पर ये फीमेल गैमेट बना। ठीक है, इसमें भी इसके हाफ क्रोमोसोम है और इस गैमेट में भी इसके हाफ क्रोमोसोम है, यानी कि डीएनए जो है वो क्या होगा, यहाँ पर आपने कहा जैसे फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है मतलब कि पूरा डीएनए है, इसमें आपने कहा 50-50% यहाँ पर होगा। ठीक है, इनके पास भी हाफ डीएनए है और इसके पास भी क्या है, हाफ डीएनए यहाँ पर है। ठीक है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब हमने ये पढ़ा है कि ये जो गैमीट है वो यहाँ से हो करके और इस गैमीट के साथ अगर हम इसको कलर कर दें, ये इस कलर का है और ये इसके साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। जब ये इसके साथ मिक्स हो गया तो ये एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करेगा जिसमें इनके दोनों के ही क्रोमोसोम हैं। तो 50% इसके डीएनए है, 50% इसका डीएनए है, 100% इसका इनमें डीएनए आ गया है, यानी कि 2n कंडीशन आ गई है। यही आगे जा करके क्या बनेगा, सीड बनेगा। आगे जा करके ये क्या बनेगा, सीड यानी कि बीज बनेगा। अब इस सीड को जब आप बोएंगे, जब आप इस सीड को बोएंगे और इससे ये जर्मिनेट करेगा, ठीक है, जब ये जर्मिनेट करेगा यहाँ पर, तो आपने कहा ये जो पौधा है इसमें 50% जेनेटिक मटेरियल इसका है जिसमें प्रोडक्टिविटी क्या थी, अच्छा इसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी और डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी कम थी इस वाले पौधे के, और 50% कैरेक्टर इसके होंगे कि जिसकी प्रोडक्टिविटी तो कम थी लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी क्या थी, ज्यादा थी। इसमें दोनों के गुण आ गए हैं अब, क्यों, क्योंकि 50-50% में जेनेटिक मटेरियल आया है, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, यानी कि 50% डीएनए यहाँ से आया है, 50% डीएनए यहाँ से आया है। डीएनए ही वो है जो हर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमने कहा ये जो नया पौधा हमारे पास आया है इसमें इन दोनों के ही कैरेक्टर होंगे। अब ये जो प्लांट है इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ एक ही प्लांट बनाएंगे। आपने कहा कि जब यहाँ पर बीज बनेंगे तो बहुत सारे बीज बनेंगे, बहुत सारे बीजों को जब आप बोएंगे तो बहुत सारे प्लांट बनेंगे। अब ऐसा नहीं कि सारे प्लांट है वो सेम टाइप के जो कैरेक्टर है वो शो करेंगे, कुछ ऐसे प्लांट बनेंगे जिसमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे भी प्लांट बन सकते हैं जिसमें डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी भी कम है और प्रोडक्टिविटी भी कम है, ऐसे बन सकते हैं ऐसे प्लांट भी। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो, डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी ज़्यादा हो, ऐसे प्लांट को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इन शॉर्ट हमारे पास अब ऐसी वैरायटी आ चुकी है कि जिसमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, जिसमें डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी भी ज़्यादा है। क्लियर है इतना? तो हमने क्या बात की है कि क्रॉसिंग मेथड के थ्रू, हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया है, क्रॉसिंग मेथड के थ्रू हमारे पास एक ऐसा प्लांट आया है जिसमें दोनों के कैरेक्टर हमारे पास आ गए हैं। अब क्योंकि दोनों के कैरेक्टर हमारे पास आए हैं तो क्या हम इसे हाइब्रिडाइजेशन कैसे, हम इसे संकरित पौधा कह सकते हैं, हाइब्रिडाइज्ड प्लांट कह सकते हैं इसे। इसका मतलब है संकरण, संकरण का मतलब होता है दो अलग अलग चीजों की मिक्सिंग। ठीक है, आपने मिक्स कर दिया, संकरण कर दिया है, तो ये क्या होगा, संकरित पौधा हमारे पास आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि इन दोनों का क्रॉस करके हमारे पास एक पौधा आता है, अब ठीक है, ये हमारे पास क्या आई है, इनकी F1 जनरेशन आई है। F1 जनरेशन का मतलब होता है पहली पेड़। ठीक है, इस प्लांट में हमने क्या देखा, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी ज्यादा है। अब इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमें क्या मिली है, दोनों चीजें मिली हैं। क्या क्या दोनों चीजें मिली हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी। क्वालिटी भी मिली है जो कि ये है, क्वांटिटी भी मिली है जो कि ये है। इतनी बात क्लियर है यहाँ पर? इतनी बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए, अब यहाँ तक की बात अगर हो गई है तो ये पहला मेथड है जो हमने बात कर ली है, इसके बारे में हम बात कर ले। इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन और संकरण कहते हैं, पढ़ ले। आपने कहा इन दिस अप्रोच क्रॉप्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर कैरेक्टर। हमने कहा इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर कैरेक्टर, यानी कि उनके कैरेक्टर के बेसिस पे। जैसे हमने इसे किया है, इसमें डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज्यादा है, और इसको हमने सेलेक्ट किया है कि इसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, हमें बेनिफिशियल कैरेक्टर अपने चाहिए थे, तो हमने इन दोनों प्रकार की क्रॉप्स को सिलेक्ट कर लिया है। फॉर इंस्टेंस, however, they can respond to fertilizers, can they produce high yield and how they resist disease and so on। ये कुछ कैरेक्टर बोले गए हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये कैरेक्टर हो सकते हैं कि कौन कितनी प्रोडक्टिविटी दे सकता है, डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी किसमें कितना है, वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के लिए कितना टॉलरेंट है, ये कुछ कैरेक्टर हमारे पास आते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने कहा क्रॉप इम्प्रूवमेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण के द्वारा फसल में सुधार क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन रेफर टू क्रॉसिंग बिटवीन अ जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। संकरण का तात्पर्य अनुवांशिक रूप से भिन्न पौधों के बीच में संकरण से है। अब ये क्रॉस जो है, आपने कहा ये कैसा हो सकता है, द क्रॉसिंग में भी इंटर वेराइटल बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज, यानी कि ये जो क्रॉसिंग है वो इंटर वेराइटल, एक ही स्पीशीज, एक ही प्रजाति के दो अलग अलग किस्मों के बीच में हो सकता है, जो कि हमने किया है। ठीक है, क्रॉस का मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रॉस का मतलब होता है कि यहाँ पे पॉलिनेशन हुई होगी प्रॉपर। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद सीड बने, सीड को जब हमने बोया तब हमारे पास प्लांट आए, और उन प्लांट्स में दोनों के ही कैरेक्टर यहाँ पर आएंगे। हमने कहा दो मेथड की बात हुई थी, हाँ ठीक है, दो मेथड की बात हुई थी। दो मेथड में से एक तो ये है जो क्रॉसिंग मेथड हमारे पास आता है, एक मेथड तो ये जो क्रॉसिंग मेथड हमारे पास आता है, जो हमने पढ़ लिया है। दूसरा ये टाइप्स है जिसमें हमने इंटरवेराइटल तो पढ़ लिया है, दो हमारे पास, हम बाद में एग्जाम्पल लेंगे, अभी आपको ये टॉपिक समझना है। दूसरा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। सबसे पहले हमने जीन को ये समझा कि हर कैरेक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, ये समझा है, ये इसी टॉपिक के लिए आपको समझाया गया। तो आपने कहा अ जीन दैट कैन प्रोवाइड द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक टू अ क्रॉप आर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। आपने कहा एक जीन जो किसी फसल को वांछनीय विशेषताएं प्रदान कर सकता है, उसे इस प्रक्रिया में पेश किया जाता है। As a result, we obtain genetically modified crop, और परिणाम स्वरूप हमें आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें जो हैं वो प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, हमने जीन के बारे में बात की थी। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि जीन क्या है। अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं, आपको समझाया गया है, अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं कि जीन क्या है, तो जल्दी से आप लोग इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, अब हमने कहा जीन का परिचय कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आपने अपने क्वेश्चन का आंसर करना है, होमवर्क में आपके लिए कि जीन किसे कहते हैं। दूसरा जो हमारा मेथड होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपने क्रॉसिंग में क्या पढ़ा है, क्रॉसिंग कैसे की जाती है, क्या समझा आपने, ये आप घर से रिवाइज करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।